तो पहली बात यह है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके बात करें। ज़्यादातर टीनेजर्स आजकल ना तो वो अपने परिवार के साथ में बैठते हैं ना बैठ करके उनसे बात करते हैं। अगर आप अपने पिताजी से पूछेंगे तो वह भी यही कहेंगे कि देखो मुझे नहीं भाई, मुझे ये एडवाइस आपकी एज में कभी नहीं मिली। अगर उस परिवार को भी यही सलाह मिली होती वह एक मिलेनियर बन गए होते। अगर कोई आदमी कुछ भी करना ना चाहे वो आपको बहुत सारी वजहें देगा। अगर आपने कुछ करना है तो आप बहानों को नहीं ढूंढेंगे, आप उसका हल ढूंढेंगे। हाय दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। मेरा नाम किशोर है, ट्रेड अचीवर का फाउंडर और सीईओ। आज के वीडियो में जिस विषय पर हम बोलने जा रहे हैं, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था, ज्यादातर यूट्यूब के फॉलोअर्स वह मुझसे पूछ रहे थे 20 साल की उम्र में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कब इस पे पोस्ट करोगे। तो इसी के बारे में आज हम बोलने जा रहे हैं। 20 साल की उम्र में आपके कैपिटल को कैसे इन्वेस्ट करना है। आइए हम कहें कि आपको तनख्वाह मिलती है और अभी अभी आपने इनकम बनाना शुरू किया है और आपकी तनख्वाह 20,000 रुपए है। अब जो बात है कहां पर इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और कितनी अमाउंट होगी जो मुझे इन्वेस्ट करनी चाहिए, इन बातों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि मैंने आपके लिए एक एक्सेल शीट बनाई है। मैं इस एक्सेल को डिस्क्रिप्शन स्क्रिप्ट में भी दे दूंगा और इसके द्वारा आप अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको जितनी भी सैलरी मिल रही है उसके साथ। ठीक है, आइए हम एक्सेल को देखते हैं। तो ठीक है, तो ये इनकम एलोकेशन चार्ट है जिसे मैंने बनाया है। अब जो बात है, मैंने फाइनल इनकम बना दी है जो कि साल की तनख्वाह 2,40,000 है, जिसका कि आपको हर महीने 20,000 मिलेगी। तो जिस रूल को मैं फॉलो कर रहा हूं, आपकी जरूरतों के लिए 50%, आपके ऐशो आराम के लिए 15%, 35% आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च करेंगे। जब आप इसे तोड़ेंगे, आप 10,000 अपनी जरूरतों के लिए खर्चा करेंगे, ऐशो आराम के लिए 15,000 रुपए खर्चा करेंगे और 7,000 आपके इसमें से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। अगर आप इसे तोड़कर देखना चाहेंगे, अब जो जरूरतों के लिए आपका बजट है, जब हम उसे हिस्सों में बांटेंगे, अगर कोई आप ऐसे आदमी हैं जो अलग अलग शहरों से आए हैं और आप एक किराए के मकान में रह रहे हैं, आपका किराया 4,000 रुपए होगा और आपका खाने का खर्चा होगा, आपका बिजली का बिल होगा और उसके बाद आपका फोन बिल, आपका सफर का खर्चा और आपका इंटरनेट का खर्चा, ये सारा मिला करके 10,000 रुपए होता है। अब ये उसके लिए है जो आदमी बाहर से आया है। आइए हम कहें कि आप अपने ही शहर में काम कर रहे हैं और आप अपने पिताजी के घर पे रह रहे हैं और अपने आप ही ऐसा होगा कि रेंट का बोझ आपके ऊपर नहीं होगा और खाना आप अपने घर से ही खाएंगे। तो ये सारी चीजें कम हो जाएंगी। अगर आपके पास आपका अपना घर हो तो फिर किराए की समस्या नहीं होगी, आपका परिवार भी किराए के लिए आप पर निर्भर नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपकी कमाई के कुछ हिस्से का पैसा अपने परिवार को दे सकते हैं और बाकी के लिए आप कह सकते हैं कि उस पैसे से आप क्या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो पहली बात यह है कि आप अपने माता पिता के साथ में बैठ करके बात करें। ज्यादातर टीनेजर अपने माता पिता के साथ उनसे बात नहीं करते हैं और वह अच्छी तरह से समझा नहीं पाते हैं कि वह क्या करने जा रहे हैं भविष्य में। देखिए, आपके माता पिता, उनका एक ही लक्ष्य है कि देखें कि उनके बच्चे एक अच्छी जिंदगी जी सके। यही हर एक माता पिता चाहते हैं। इसलिए देखिए, आपको अपने माता पिता से बात करनी चाहिए कि मैं कुछ कुछ चीजों में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं और ये वो चीज होगी जिसे मैं 10 साल के बाद में या 20 साल के बाद में पाऊंगा। तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, तभी वो आपके साथ में सहमत होंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं। और अगर आप अंधाधुंध कह दें उनसे कि मैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, हर एक माता पिता डर जाएंगे, क्योंकि उनकी उम्र में वह कभी भी शेयर पर बिलीव नहीं करते थे, कुछ लोगों को छोड़कर। ऑब्वियसली वो आपसे यही कहेंगे कि आप सोने में इन्वेस्ट करें या फिर आप जमीन में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। यही एक बेसिक आम इंडियंस माता पिता की सोच होती है। तो ये इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए आपको एक अच्छी तरीके से उनको समझाना पड़ेगा और उनके सामने फैक्ट्स रखने पड़ेंगे कि पिछले साल क्या हुआ था और आने वाले समय में मैं इससे कितना रिटर्न कमा सकता हूं अगले 5 से 10 साल के बीच में। तो आप अपने माता पिता से बात करें। ठीक है, तो अगली बात जो है, लग्जरी इतने में आती है, हम मान लेते हैं कि आप रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, वहां पर आप कुछ खाना चाहते हैं। आइए हम इसे कहें कि 1,000 रुपए हो जाएंगे और कपड़ों के लिए, आइए हम कहें कपड़ों के लिए 1,000 रुपए हो जाएंगे। और सबसे मुख्य बात जो है, आपका इंश्योरेंस।
ज्यादातर लोग इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। एक व्यक्तिगत आदमी को अपनी एक पर्सनल इंश्योरेंस होनी चाहिए। लग्जरियस लाइफ जीने के लिए आपको एक इंश्योरेंस की जरूरत है, इसीलिए मैंने इसको लग्जरी में रखा है। आइए हम कहें, अगर कोई घटना घट जाती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं रहे थे, इसलिए आपको जाकर के लोन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां पर आपको 2 लाख का 3 लाख का लोन लेना पड़ जाए आपकी दवाइयों और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, और उसके बाद में आपको ईएमआई को पे करना पड़े बाकी 3 या 5 साल के लिए। ये आपकी सैलरी का बहुत सा हिस्सा ले लेगा। ये वो सबसे बड़ी गलती है जिसे लोग करते हैं। सबसे पहली बात है कि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस लें, ठीक है। उसके बाद जब हम बजट को हिस्सों में बांटते हैं, ब्रेकअप, मैं आपको क्या सलाह देना चाहता हूं कि आप अपनी सेविंग्स को एक अच्छे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डालें। आप एसआईपी में जा सकते हैं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं तो, और अगर आपको पहले से इसका ज्ञान है कैसे इन्वेस्ट करना है और कहां पर इन्वेस्ट करना है, तो फिर ऑब्वियसली आप शेयर के लिए जा सकते हैं, जिस शेयर में भी आप कंफर्टेबल हैं या आपने जो भी एनालाइज किया है। आइए हम कहें 7,000 एक साल के लिए 7,000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होगा हर एक साल में। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यही वो जगह है जहां पर मैंने आपको बताया है 10% एडजस्टेड इनकम है, वही जो लगभग हर एक साल दर साल आपको 10% इसे बढ़ाना है। आपको अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा हर एक साल, मैंने इसे 10% में एडजस्ट कर दिया, तो आपका इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ता है साल दर साल। वैसे ही आपकी जरूरतें भी बढ़ती हैं साल दर साल, आपकी लग्जरी भी साल दर साल बढ़ती है। तो अब क्या होता है, जब आप 7,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं 2021वें साल में, और अगर आप 2031 तक जाते हैं, आखिर में जो अमाउंट मुझे मिलेगी 15% रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आइए हम कहें साल के आखिर में आपको 15% रिटर्न मिलता है, और अगले साल भी आपको 15% रिटर्न मिलता है, और ये कंपाउंडिंग चीज की तरह से होगा। आखिर में 10 साल के बाद में आपको क्या मिलेगा, आप 31 लाख और 21,000 का मुनाफा कमाएंगे। ये आपका कैपिटल और आपका प्रॉफिट को कुल मिलाकर के है। इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, मगर 15% की एक्सपेक्टेड रिटर्न से। एक और चीज जिसको मैंने ऐड किया है, इन्फ्लेशन रेट को भी हमने इन्फ्लेशन को 3% रखा है। हम लोग नेट प्रॉफिट को काउंट नहीं कर सकते डायरेक्टली, इसलिए आपको इन्फ्लेशन को भी ऐड करना पड़ेगा। 3% इन्फ्लेशन माना जा सकता है, और 10 साल बाद 3% इन्फ्लेशन और 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या होगा, 23 लाख रुपए। और 20 साल के आखिर में, आइए हम कहें कि आपने 20 साल में शुरू किया था और आप 40 तक पहुंच गए हैं, टोटल कैपिटल जो आपके पोर्टफोलियो में होगा 1,38 लाख रुपीस होंगे। जरा सोचिए, 1,38,60,000 रुपए, ये आपका कैपिटल है, और इन्फ्लेशन को मिला करके ये 76 लैक्स होगा। ये 76 लैक्स आज के दिन में एक कीमत रखते हैं। उदाहरण के रूप में, अगर आपके पास में 76 लैक्स है तो आज आप क्या खरीद सकते हैं, ये एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है, ठीक है। तो आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। 1,40,00,000 रुपए 2041वें साल में जो आपके पास कैपिटल होगा। अब जो चीज है, कैसे इंतजार करेंगे और कैसे सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे। सबसे बड़ी समस्या टीनेजर के साथ आती है, उनके पास में एक भटकता हुआ दिमाग है, वह हर बार अलग चीजें करना चाहते हैं। देखिए, एक्सप्लोरिंग और एक्सप्लॉइटिंग अलग चीज है। हाँ, आप इसे कर सकते हैं, मगर जो चीज है, सबसे पहली बात, आपके पास में एक प्रॉपर गोल होना चाहिए और आपके पास में एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लान होना चाहिए कैसे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये एडवाइस दी है। ज्यादातर लोग मुझसे ये कहते हैं, सर मैं 20 साल का हो चुका हूं, ये वो एज है जहां पर मुझे एंजॉय करना चाहिए और बाकी सारी चीजें। मेरे पास में अभी भी 30 साल बचे हुए हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं है, मैं इसे बाद में जाकर के सीखूंगा। अगर आप एक उदाहरण चाहते हैं तो सबसे अच्छा उदाहरण आपके माता पिता हैं। आप अपने डैडी के पास में जाएं और उनसे पूछें। अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, आप समझने की कोशिश करिए कि वे कैसे स्ट्रगल करते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए उन्हें अपने फंड्स को रोटेट करना होता है, उधार लेना पड़ता है। बस आपके कॉलेज के एजुकेशन के लिए, आपके स्कूल के फीस के लिए आपके पिताजी को बाहर से उधार लेना पड़ता है और हर महीने दर महीने उन्हें पे करना पड़ता है। यहाँ तक कि थोड़े से पैसे को खर्चने के लिए भी उसे इसके बारे में सोचना पड़ता है
और इसके लिए योजना बनानी पड़ती है। इसी तरीके से एक नॉर्मल इंडियन मिडिल क्लास परिवार चलता है। आप बस इतना ही सोचिए कि क्या आप भी यही चीज करना चाहते हैं या फिर आप एक अलग रास्ता चुनना चाहते हैं अपने परिवार से हटकर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके परिवार वाले गलत थे। समस्या है कि उन दिनों में उनके पास में एक अच्छा सलाहकार नहीं था जो उन्हें सलाह दे सके। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं अपने अंकल से बात कर रहा था। मैं उनको इन सारे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बता रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि 20 साल पहले वो 30,000 रुपए कमा रहे थे। आप जरा सोचिए, 90 के दशक में वह 30,000 रुपए कमा रहे थे और उन दिनों में वह 80 ग्राम गोल्ड खरीद सकते थे। अब हालांकि उनकी सैलरी बढ़ चुकी है, मगर अब वह 80 ग्राम नहीं, मगर अब वह सिर्फ 5 से 10 ग्राम ही खरीद सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है 20-30 साल में, मगर इन्फ्लेशन और चीजों के दाम बहुत बढ़ चुके हैं। तो इसी चीज को हमें अपने दिमाग में रखना है। इसलिए आप अपने माता पिता के पास में जाएं और उनसे कहें, मैं ये या वो कुछ करना चाहता हूं। अगर आप अपने पिता से पूछेंगे तो वह भी आपको यही कहेंगे, तेरी उम्र में मेरे पास में ये सलाह नहीं थी। अगर उस परिवार को भी यही सलाह दी जाती तो वह भी आज एक मिलियनियर बन चुके होते। एक कहावत है, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं ये आपकी गलती नहीं है, मगर अगर आप गरीब ही रह जाते हैं तो ये आपकी गलती है। एक गरीब होकर के पैदा होना ये आपकी गलती नहीं है, गरीब ही रह जाना ये आपकी गलती है। एक समय आता है जब हमें मुड़ना चाहिए, इसलिए हमने सीरीज बनाई है इट्स टाइम टू टेक अ टर्न। ये वो सही घड़ी है जब आपको एक निर्णय लेना है कि आप क्या बनना चाहते हैं 10 साल या 20 साल बाद। अब आप ये मत सोचिए कि आपके पास 30 साल पड़े हैं। अब नॉर्मल 24 घंटे में आप 8 घंटे आप सोते हैं। अगर आप अपने 40 साल में 8 घंटे निकाल देते हैं, आपके पास सिर्फ 26 साल बच जाते हैं। आपके पास सिर्फ 26 साल बच जाते हैं जिसमें आप काम कर पाएंगे। तो पहली बात यह है, आप एक सही माइंडसेट बना लें। और आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मुझे इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करना है और मुझे अपने जीवन को इस तरीके के पोजीशन में जीना है। जब आप एक बार ऐसा कर लेते हैं तो जब आप 30 साल के हो जाते हैं, 30 साल 35 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है। अगर आप एक किसी 35 साल के आदमी से जाके बात करेंगे तो वो अभी भी अपने आप को जवान महसूस करता है। जब उसे भी कोई सलाह देता है तो वो भी कुछ करना चाहता है। उसके पास में ये खरीदने की वो खरीदने की इच्छा होती है, मगर फिर भी क्योंकि उनके पास में एक सही योजना नहीं होती है, वह संघर्ष करते हैं। इसीलिए 20 साल की उम्र एक सबसे बेस्ट उम्र होती है जब हम इन्वेस्ट कर सकें। और अगर आप 20 साल के हैं और आपने अपना कॉलेज खत्म कर लिया है और अब आप 20,000 रुपए की सैलरी से शुरू कर रहे हैं, तो मेरी सलाह को लें, आप आज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। और 30 साल की उम्र में आप 31 लाख का रिटर्न का लाभ ले सकते हैं आपके कैपिटल में। और 40 साल की उम्र में आपके पास 1 करोड़ 40 लाख रुपए होंगे आपके इन्वेस्टमेंट में। तो आप एक प्रॉपर, जैसे कि अपना समय लें, आप इसे देखें। मैं इस एक्सेल को डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और आप अपना समय लें, आप इसे अच्छी तरह से एनालाइज करें और आप एक सही निर्णय लें। एक आदमी के लिए अहम बात क्या है कि वह एक सही निर्णय ले। आप निर्णय लेकर के एक सही मार्ग को चुनें जो आपको सही मार्ग में ले जाए और आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाएं और आपके पास में एक अच्छा जीवन हो, आपकी पिछली पीढ़ी से बेहतर। तो यह मेरी आपको एक सलाह थी। तो आपके माता पिता के पास में भी, उनके पास में भी कहने की यह वजह थी, मेरे पास में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे ये सारी बातें समझा सके। अगर आप 20 साल के बाद में भी वैसे ही हैं, आपके पास में कोई बहाना नहीं होगा, क्योंकि आपने इस वीडियो को देख लिया है और कुछ चीजें आपको चोट पहुंचाएंगी। आप जब 20 साल के थे आप इसे कर सकते थे, तो आप मेरी इस सलाह को लेना शुरू कर दें और आप सही चीजें करना शुरू कर दें। डेफिनेटली 10 साल या 20 साल के अंत में आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाएंगे। आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी और स्टेबल होगी। और आगे की वीडियो में मैं अलग अलग बातों के बारे में बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट मेथड के ऊपर में, कि आप कैसे सोने पर एक बेटर इन्वेस्टमेंट की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बहुत सारी अलग अलग बातों के ऊपर में बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। आप सही निर्णय लेना शुरू कर दें। एक और कोटेशन जिसे मैं याद कर पा रहा हूं, अगर कोई आदमी कुछ करना ना चाहे तो उसके लिए वो बहुत सारे बहाने बना सकता है। किसी काम को करना चाहते हैं तो आप बहाने नहीं ढूंढेंगे, मगर आप उसको कैसे सॉल्व करना है वो ढूंढेंगे। अगर आप इसे नहीं करना चाहते हैं तो आपको हर तरीके के बहाने मिल जाएंगे। मेरे पास में ये कमिटमेंट है, मेरे पास में वो कमिटमेंट है,
आपको बहुत सारे बहाने मिल जाएंगे, मगर अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आपको इसके बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। तो यही चीज मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप इसे लें और एक अच्छे जीवन की शुरुआत करें। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुई होगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखें।